कोलकाता केस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी पर हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ममता बनर्जी पर हमले की साजिश रची जा रही थी, जिसे लेकर कोलकाता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस का दावा है कि ममता बनर्जी पर हमला करने की साजिश रचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ममता के कालीघाट वाले घर पर हमले की साजिश रच रहे थे। ग्रुप में एक वीडियो क्लिप का भी दावा किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री को पद से हटाने की साजिश की बात कही जा रही थी। इस ऑडियो क्लिप के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस इसे विपक्ष की बड़ी साजिश बता रहा है। कोई समवेदना नहीं है वो लड़की के लिए, ये लोग बांग्लादेश से इंस्पायर हुआ, ये हो सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे डरती है ममता, बांग्लादेश का घटना सबके सामने है, इसलिए उनको किसी न किसी प्रकार से डरा धमका करके उनको अलग करने के प्रयास कर रहे हैं। और इधर इस दरिंदगी के खिलाफ बीजेपी के बंगाल बंद के दौरान पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से कई तस्वीरें सामने आई थी, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। तो इधर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। पहले आप सुनिए कि ममता बनर्जी ने क्या कहा था, जिसके बाद बीजेपी और एनडीए के साथी हमलावर हैं। বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ममता बनर्जी के इस बयान पर एनडीए ने करारा पलटवार किया। ममता बनर्जी तानाशाह के रूप में है, वैसे पूरी दुनिया में एक तानाशाह किम जोंग था, दूसरी तानाशाह ये बन गई है। ऐसी स्थिति में इस ढंग का राजनीतिक उपद्रव का बयान दिया जाना, राज्य के मुख्यमंत्री के नाते, पश्चिम बंगाल की वो महिला मुख्यमंत्री हैं, ये तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कहा कि मैंने बीजेपी के खिलाफ बोला था, क्योंकि केंद्र सरकार के समर्थन से बीजेपी बंगाल में अराजकता फैलाना चाहती है, बंगाल में कानून व्यवस्था खराब करना चाहते हैं। मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। ममता ने ये भी कहा कि वे छात्रों के आंदोलन का पूरा समर्थन करती हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में अब एक बड़ा सबूत सामने आया है, जिसके बाद पूर्व प्रिंसिपल संजय घोष की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय और आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की एक पुरानी तस्वीर सामने आई। तस्वीर में संजय रॉय संदीप घोष का जन्मदिन मना रहा है और केक काट रहा है। ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन संदीप घोष के दरिंदे के साथ सेलिब्रेशन की ये तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने भी संदीप घोष पर शिकंजा और कस दिया है। सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के मोबाइल कॉल पर नजर रख रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में हुआ क्या था। साथ ही घटना वाले दिन सुबह संदीप घोष ने किसी को निर्देश दिया था क्या। इसके अलावा संजय रॉय और संदीप घोष के कथित संबंधों का भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस नई तस्वीर के सामने आने से संदीप घोष और संजय रॉय के संबंधों को जानना और भी जरूरी हो गया। 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की सियासत लगातार चर्चा में है। शेख हसीना राज में बैन जमात को यूनुस सरकार ने अब खुली छूट दे दी है, जो अब ये तय करने में लगा है कि वहां की सरकार कैसे चले। जमाते इस्लामी को भारत विरोधी मानने की नई दिल्ली की धारणा गलत है। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के समर्थक हैं और केवल बांग्लादेश के हितों की रक्षा करने में रुचि रखते हैं। शफीकुर रहमान ने कहा कि उनकी पार्टी भारत से सौहार्दपूर्ण और स्थिर संबंध चाहती है, लेकिन नई दिल्ली को पड़ोस में अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों का मतलब एक दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप करना नहीं है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया गया, उसके पीछे कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी का हाथ बताया जा रहा है, जिसे शेख हसीना की सरकार के दौरान प्रतिबंध कर दिया गया था, क्योंकि कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी को पाकिस्तान समर्थक माना जाता है। जमाते इस्लामी का हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का भी एक लंबा इतिहास रहा है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हुए, उसमें इसी कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी का हाथ बताया जा रहा है। जमात के लोगों ने साल 2001 में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की थी, जबकि बीएनपी और जमात गठबंधन ने बांग्लादेश का चुनाव जीता था। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब गठबंधन किया है, लेकिन
उनकी राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि उनके सामने नई चुनौती आ गई। चुनाव को हराम मानने वाली प्रतिबंधित जमाते इस्लामी भी अब मैदान में उतर आई और घाटी के अलग अलग विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। जमाते इस्लामी के सदस्य निर्दलीय के रूप में पर्चा भर रहे हैं और पहले चरण के लिए 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा और जमात नेताओं ने अपनी जीत का भरोसा जताया। हर किसी को पता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। मैं शरीफ नफ्स बंदा हूँ। मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग मुझ पर एतमाद करेंगे। लेकिन जमाते इस्लामी पिछले 3 दशक से चुनाव का बहिष्कार करता रहा है। जमाते इस्लामी को गृह मंत्रालय ने 2019 में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था और 2024 में प्रतिबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। लेकिन जमात के मैदान में उतरने से राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला की जोड़ी को झटका लग सकता है। अभी तक तो हमें कहा जा रहा था कि इलेक्शन हराम है, अब इलेक्शन जो है वो हलाल है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सभी पार्टियों के नेता चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर दी है और चुनाव प्रचार के पहले दिन उमर अब्दुल्ला ने गंदेलबल विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी को हराने का भरोसा जताया। हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा की अपनी भूमिका है जहां हम लड़ेंगे, लेकिन मैं इस विधानसभा को स्वीकार नहीं करता। मैं लोगों से क्या कहूं कि वो इस असेंबली को माने, इस असेंबली को वोट दें, इस असेंबली में मेंबर चुने, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि इन चुनावों के जरिए विधानसभा को मजबूत किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे। वोटिंग 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी। किसान आंदोलन पर विवादित बयान देकर घिरी बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मुलाकात की और खबरों के मुताबिक किसानों पर विवादित बयान को लेकर कंगना को ये तलब किया गया था जेपी नड्डा के द्वारा, जिसके लिए कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची। किसान आंदोलन पर विवादित बयान देने के बाद बीजेपी के किसी बड़ी नेता से कंगना की ये पहली मुलाकात थी। ऐसे में जेपी नड्डा और कंगना के बीच हुई इस मुलाकात को काफी अहम माना गया। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। हालांकि इस दौरान दोनों नेताओं में क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। दरअसल पिछले दिनों कंगना के बयान पर बवाल मचने के बाद बीजेपी ने उनके बयान से दूरी बना ली थी। बीजेपी ने कहा था कि कंगना रनौत का किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। साथ ही पार्टी ने उन्हें आगे ऐसे बयान न देने की हिदायत भी दी थी। तो वहीं कंगना के विवादित बयान के बाद कांग्रेस ने हमलावर रुख अपनाते हुए कहा था कि वास्तव में अगर बीजेपी कंगना रनौत के विचारों से असहमत है तो उन्हें पार्टी से निष्कासित करे। अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं और ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोक सकती हैं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रयागराज में करने का ऐलान कर इस बात का संकेत पहले ही दे चुकी हैं। दरअसल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 2 सितंबर को प्रयागराज में होने जा रही है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगी। जानकारी के मुताबिक बैठक के दौरान फूलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। आमतौर पर लखनऊ में होने वाली बैठक के प्रयागराज में होने पर कई सियासी मायने निकाले गए। चूँकि फूलपुर विधानसभा सीट पटेल बहुल इलाका है, ऐसे में बताया गया कि अनुप्रिया पटेल इस सीट पर अपना दावा ठोक सकती हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें फूलपुर सीट भी शामिल है। यहाँ से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हो गई। इसके साथ ही खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ 3 सितंबर को प्रयागराज जा सकते हैं और फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी अनुप्रिया पटेल योगी सरकार के कई फैसलों का विरोध कर चुकी हैं। वो टोल प्लाजा और शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर भी अपनी आपत्ति जता चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है और इसमें अगर सबसे ज्यादा बेचैनी है तो वो बीजेपी में है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सीट पर नजर रख रहे हैं। फैजाबाद के मिल्कीपुर की तरह कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी तगड़ी फाइट है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान संभाली और सीएम योगी ने पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर दिखाई दिए।
कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, इन लोगों ने सामाजिक ताने बाने को छिन्न-भिन्न किया। अपनी योजनाओं के माध्यम से पुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चढ़ करके समाज को विकास की धारा से विमुख करने का काम किया। 10 सीटों के उपचुनाव में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। सीएम योगी ने एसपी और कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाए। कोलकाता और अयोध्या का जिक्र करते हुए दोनों ही दलों में जिन्ना की आत्मा होने की बात कही। ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। यूपी में जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से एक है सीसामऊ। कानपुर की सीट को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि मिल्कीपुर की तरह सीएम योगी ने सीसामऊ की भी कमान संभाली है। भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है और इसके लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए बीजेपी मदरसा और दरगाह में सदस्यता अभियान चलाएगी और देश के 50 लाख मुस्लिमों को जोड़ने का लक्ष्य दिया। लक्ष्य ये है कि कोई भी अल्पसंख्यक हमारी पहुंच से दूर ना हो, हम हर किसी तक पहुंचे, सब तक पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी से जोड़े। हालांकि मुस्लिम समुदाय के लोगों की बीजेपी को लेकर अलग राय है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मुसलमानों के प्रति पूरे देश में नफरत का माहौल बनाया है, इसलिए देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं जाएगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में ईसाई और सिख समुदाय को भी पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। आरोप यह है कि आदिल नाम के एक लड़के ने अमन नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई और फिर सिर्फ न एक लड़की को फंसाया बल्कि शादी का झांसा देकर उसका रेप भी करता रहा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित लड़की ने किसी तरह आरोपी के चंगुल से भागकर पुलिस में इसकी शिकायत की। पीड़ित लड़की के मुताबिक उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर अमन नाम के लड़के से हुई। अमन ने उसे शादी करने का झांसा दिया और अगस्त 2023 को अमरोहा के अलीपुर ढक्का ले आया। इस दौरान आरोपी लड़की के साथ रेप करता रहा। बाद में उस लड़की को पता चला कि अमन का असली नाम आदिल है और उसने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बना रखी थी। लड़की को हकीकत पता चलने पर आरोपी ने उसे बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि आदिल ने परिजनों के साथ मिलकर उसका धर्म परिवर्तन भी करा दिया। साथ ही आदिल के भाइयों ने भी उसके साथ छेड़खानी की और धर्म परिवर्तन की बात किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुझे अपना नाम अमन बताया था। उसके बाद में मुझे शादी का झांसा लेके अपने घर पे लेके आया था। उसके बाद में मुझे पता चला 4 दिन के बाद में, तो ये कि इसने जो फेक आईडी बना के रखी थी, बाद में पता चला कि ये आदिल है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आदिल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मुसलमान युवती हिंदू परिवार की बहू बन गई। मेरठ के मवाना की रहने वाली इस लड़की ने शादी के बाद हिंदू धर्म को अपनाया, लेकिन इस युवती ने अपने घर वालों और रिश्तेदारों से खुद की जान का खतरा बताया और पुलिस प्रशासन से अपने और अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगाई, जिसके लिए उसने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में उसने आरोप लगाया कि उसके परिवार वाले उसे या उसके पति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पापा से मुझे खतरा है, मेरे बड़े मामा लपेट से और पुलिस ने भी इस वीडियो को संज्ञान में लिया और शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। संज्ञान में आया है वीडियो को देखा गया और जो स्थानीय पुलिस है उसको अवगत करा दिया गया है। कोई ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं है। कोई शिकायत होती है, कोई बात होती है तो उसमें अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी। दरअसल मुस्लिम लड़की सिद्रा ने परीक्षितगढ़ के पीयूष नाम के लड़के से मुजफ्फरनगर के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद मुस्लिम लड़की ने हिंदू धर्म भी अपना लिया, लेकिन ये लड़की अपनी और अपने पति की सलामती को लेकर खौफ में है, क्योंकि उसे डर है कि उसके परिवार वाले उन पर हमला कर सकते हैं। यही वजह रही कि उसे अपनी और अपने पति की सुरक्षा की गुहार लगानी पड़ी। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में डीटीसी बस धू-धू कर जलती हुई दिखाई दी। जिस बस में आग लगी वो सवारियों से भरी हुई थी और जैसे ही बस में आग की लपटें उठी, बस में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। आग लगने के बाद एसी क्लस्टर बस धू-धू कर जलती दिखाई दी। आग की लपटों ने बस को चारों तरफ से घेर रखा था और पूरी की पूरी बस आग का गोला नजर आ रही थी। आग इतनी भयंकर थी कि बस से काले धुएं का भयंकर गुबार निकलने लगा, जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया और लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी।
जिस समय बस में आग भड़की, दिल्ली में बारिश हो रही थी। बावजूद इसके आग नहीं बुझी और कुछ ही देर में पूरी की पूरी बस जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि बस नई दिल्ली से नांगलोई की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बस में आग लग गई। गनीमत रही कि आग के भड़कने से पहले ड्राइवर ने बस को रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया, नहीं तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था।